हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। तो सबसे पहले हम उसका शेप, साइज एंड लोकेशन देखते हैं। तो इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, एंड उसका शेप बटरफ्लाई शेप होता है, या तो एच एच जो अल्फाबेट होता है एच शेप का होता है। ठीक है, उसकी लोकेशन ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया है ना। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, है ना। ये मैंने ट्रैकिया का डायग्राम बनाया है। वेंट्रल व्यू, वेंट्रल मतलब ये सामने वाला पोर्शन। ठीक है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो ट्रैकिया में यहाँ इस पोर्शन में प्रेजेंट होता है। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो आपको एक प्रोमिनेंट पार्ट दिख रहा है ये मेरा एडम्स एप्पल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रोमिनेंट होता है। मेल्स में भर दिखेगा, फीमेल्स में नहीं दिखता ये। ठीक है, ये एडम्स एप्पल। तो ये जो एडम्स एप्पल है ये मेरा थायराइड कार्टिलेज से बना हुआ है। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज से मेरा एडम्स एप्पल बना है। तो यहाँ पे जो थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट है उसके जस्ट पीछे ही मेरा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जैसे कि डायग्राम बना है, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स मतलब माने साउंड बॉक्स, जो कि वोकलाइजेशन में हमें बोलने में हेल्प कराता है। लैरिंक्स अगर हमारा खराब हो जाएगा तो हम बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, देन ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया में ये जो आपको दिख रहा है ये हाइलैंड कार्टिलेज होती है, जो कि सी शेप रिंग्स होती हैं। ठीक है, सी शेप क्यों होती हैं वो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़िएगा। ये जो मैंने ब्लू से बनाया है ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये एक बायलोब ग्लैंड होता है। बायलोब माने दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। एक ये लोब बना हुआ है और एक ये लोब। ठीक है, दो लोब्स प्रेजेंट होंगे। एंड ये जो दो लोब्स होते हैं ये इस्थमस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये रेड से जो मैंने बनाया ये इस्थमस है। ठीक है, इस्थमस क्या होता है? एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे दो लोब्स हैं थायराइड ग्लैंड के, एंड ये मेरे थंब को मान लो इस्थमस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आके दोनों लोब्स को जोड़ देगा। ठीक है, देन ये मैंने यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड बनाया हुआ है। अगर मैं इतने पोर्शन को इसको कट करूं एंड इसको उठा के ऐसे यहाँ पे बड़ा करके मैंने बनाया है, तो हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो स्ट्रोमल टिश्यू होगा। देन स्ट्रोमल टिश्यू में हमारे कुछ बड़े बड़े रेड कलर से जो बनाए थायराइड फॉलिकल्स है। ठीक है, एंड इन्हीं थायराइड फॉलिकल्स के बीच में ये ग्रीन से जो बना हुआ है ये हमारे पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं। हमारे जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये एक हार्मोन बनाते हैं जैसे हम थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है, वो मैं आपको जब पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देन हम ये जो थायराइड फॉलिकल है इसको यहाँ मैंने बड़ा करके बनाया है। ये रेड से ये थायराइड फॉलिकल को यहाँ मैंने बनाया है। तो जैसा कि आप ये ऐसे जो आपको क्यूबॉइडल टाइप की जो सेल्स दिख रही हैं, इन्हीं सेल्स को हम पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसे हम कोलोइड कहते हैं, जो कि जिसमें थायरोग्लोबुलिन होता है। ठीक है, अभी क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें समझाऊंगा। ठीक है, इतना समझ लीजिए जो हमारे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो दो हार्मोन्स बनाते हैं, एक ट्राइआयोडोथायरोनिन, एक टेट्राआयोडोथायरोनिन, है ना। जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो आयोडीन का यूज करके ये दो हार्मोन्स बनाते हैं, इसलिए इनका नाम ट्राइआयोडोथायरोनिन। ट्राई माने तीन, आयोडो माने आयोडीन। ठीक है, ट्राइआयोडोथायरोनिन जिसे हम T3 भी बोलते हैं, और टेट्राआयोडोथायरोनिन। टेट्रा माने चार, आयोडो माने आयोडीन, और इसका दूसरा नाम थायरोक्सिन भी है, ये तो हम इसे T4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे देखते हैं थायराइड हार्मोन्स। पहले हम देखते हैं थायराइड हार्मोन्स बनते कैसे हैं। आयोडीन प्लस थायरोग्लोबुलिन से मिलके हमारे थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। अब थायरोग्लोबुलिन क्या है ये मैं आपको वहां पे बताऊंगा। अभी पहले आप इसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए थायरोग्लोबुलिन से तीन आयोडीन के एटम जुड़ रहे हैं आके, तो ये ट्राइआयोडोथायरोनिन बन जाएगा। ठीक है, और अगर थायरोग्लोबुलिन से चार एटम्स ऑफ आयोडीन जुड़ते हैं आके, तो इसको हम टेट्राआयोडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन बोलते हैं, या फिर हम इसे T4 भी बोल सकते हैं, और ये T3 होता है। ठीक है, तो जो T3 का अमाउंट हमारे ब्लड में कम होता है, लेकिन T4 का अमाउंट हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा होता है। बट जो हमारा T3 है वो मोर पोटेंट होता है, मतलब वो ज्यादा अच्छे से काम करता है। लेकिन ये उतना अच्छे से काम नहीं करता है। बट क्या होता है, ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो ये मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल है, इसमें हमारा T4 का लेवल ज्यादा है T3 के कंपैरिजन में,
तो जो हमारा T4 है वो T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। T3 क्योंकि ज्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है, T3 में कन्वर्ट होके देन ये टारगेट टिश्यू तक चला जाएगा एंड देन अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं, यहां पे जैसा आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये मेरे ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये मैंने थायराइड फॉलिकल बनाया है। तो मान लो मैंने आयोडाइज सॉल्ट खाया है ना, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, तो मेरे ब्लड में आयोडीन 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 के मॉलिक्यूल्स हैं। बट ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो आयोडीन हमारे ब्लड स्ट्रीम में बह रहा है इसको ये यहाँ पे अंदर बुला के ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। देन ये जो आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये थायरोग्लोबुलिन से जुड़ के देन वापस बाहर ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। अगर मान लो थायरोग्लोबुलिन से 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो T3 बनेगा, टेट्राआयोडोथायरोनिन। और अगर थायरोग्लोबुलिन से 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल जुड़े तो बाहर क्या निकलेगा, थायरॉक्सिन, ठीक है। देन ये ब्लड में आके वापस अपनी वहीं पहुंच गए, देन कन्वर्ट होके वापस टारगेट टिश्यू पे इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और एक चीज जो आयोडीन होता है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ थायरोग्लोबुलिन इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अगर आयोडीन आके इस थायरोग्लोबुलिन से नहीं जुड़ेगा तो ये जो थायरोग्लोबुलिन इस थायराइड फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है ये कभी भी ब्लड स्ट्रीम में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि आयोडीन की कमी से लोगों को गोइटर हो जाता है। गोइटर माने ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये ऐसा जो हमने गर्दन है ये ऐसा फूल सी जाती है। आप देखना जिन लोगों को गोइटर होगा उनका ऐसे यहाँ स्वेलिंग सी होगी बहुत ज्यादा। तो वो स्वेलिंग क्यों होती है, मान लो आयोडीन की कमी है, ठीक है, आयोडीन की कमी है तो थायरोग्लोबुलिन बाहर आ ही नहीं पाएगा। तो थायरोग्लोबुलिन का लेवल है जो थायराइड फॉलिकल्स में वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये जो सेल है पूरी ये फूलती जाएगी। अब सेल फूलती जाएगी तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो भी एकदम से फूलता जाएगा। तो उसके कारण ये जो यहाँ का जो थायराइड ग्लैंड है ये फूल जाता है। तो वो जो डिजीज होती है उसे हम गोइटर कहते हैं, ठीक है। और एक बात और, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए तो अब हम हमारे थायराइड हार्मोन्स के फंक्शंस देखते हैं। तो पहला फंक्शन, इट कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना। तो अब यार ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल at awake state to maintain the vital functioning of body, at complete mental and physically rest, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। जैसे मान लो सपोज मैं कहीं गया हूँ, कोई बीच में गोवा गया हूँ मैं, ठीक है, वहां पे यार मैं वो जैसे लंबी सी चेयर्स नहीं रहती उसमें मैं चेयर में मस्त आराम से बैठा हूँ, है ना, हाथ फोल्ड करके, एकदम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, एकदम मेंटली कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, आराम से एंजॉय कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, एट कंप्लीट रेस्ट, है ना, फिजिकली एंड मेंटली, है ना। बट मैं अवेक स्टेट में हूँ, है ना, मैं जागा हुआ हूँ, सो नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। तो उस समय मेरी बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस हैं, वाइटल फंक्शन मतलब जो मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, है ना, मेरी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, जो मेरी नर्व्स की फंक्शनिंग चल रही है ना, मुझे स्टिमुलस आ रहे हैं, देन वो मेरे ब्रेन में जा रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ बॉडी में फंक्शनिंग चल रही है। तो उस टाइम बॉडी के ये जो वाइटल फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी हमें लगती है, जिसकी हमें रिक्वायर्ड है, उसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, ठीक है। बेसल माने एट कंप्लीट रेस्ट, है ना, मतलब रेस्ट में हूं मैं एकदम, ठीक है। तो यार वो एनर्जी कहां से आती है, तो एनर्जी यार हम फूड खाएंगे तो फूड से एनर्जी आएगी,
ठीक है, मैंने मान लो खाना खाया, है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा, है ना, फैट है वो फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे, एंड प्रोटीन एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे, है ना। अब हो सकता है आपको समझ आ रहा हो सकता ना आ रहा हो, क्योंकि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है और डाइजेस्टिव सिस्टम आपके कोर्स में भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, है ना। बट ठीक है, तो इनसे क्या होता है, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड्स, इनके थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमारे फूड से उनका सिंपलेस्ट ब्रेक डाउन होगा, देन उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, देन हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब हाइपर माने ज्यादा, है ना, हाइपो माने कम। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब हमारे जो थायराइड हार्मोन्स है उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा बीएमआर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों का बीएमआर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इंक्रीज हो जाता है, उनकी बॉडी में कोई भी बहुत ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन ये सब कुछ नहीं होता। देखना वो ज्यादातर वो लोग बहुत दुबले पतले से ही रहते हैं। अब क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ना, रेस्ट के समय वाइटल फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, जिसके कारण जो भी फूड, वो जितना भी ज्यादा वो फूड खाएंगे, वो सब जो फैट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, जो फैट है वो हम उनकी बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट हो ही नहीं पाएगा, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो दुबले पतले से होंगे। और हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायरॉक्सिन की कमी, है ना, थायरॉक्सिन की कमी है तो मतलब बीएमआर कम होगा। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट रहते हैं वो देखना उनकी बॉडी में वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, वो थोड़े फूले से फैटी टाइप के होते हैं, क्योंकि क्या होता है उनकी जो बॉडी में जो फैट रिजर्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है ना। देन अब हम सेकंड देखते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट। तो कैलोरीजेनिक इफेक्ट क्या होता है, हमारी बॉडी में जो कैलोरीज होती हैं, तो वो जब कैलोरीज हम बर्न करते हैं तो कैलोरीज बर्न होने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एनर्जी रिलीज करती हैं। ठीक है, तो जनरली मान लो जैसे हमारी बॉडी में फैट है, तो जो फैट है वो फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होगा। तो जब फैट फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होगा तो उसके साथ ही में कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व होती है। ठीक है, तो कैलोरीजेनिक इफेक्ट मतलब वही है जो हमारा एनर्जी एज वेल एज हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मान लो किसी बंदे का बीएमआर बढ़ा हुआ है। ठीक है, बीएमआर बढ़ा हुआ है, बीएमआर कब बढ़ता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा है तो बीएमआर बढ़ गया बंदे का। ठीक है, तो मतलब उसकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो साथ में यार हीट भी तो ज्यादा इवॉल्व होगी ना चीजों का ब्रेकडाउन करने के लिए, और ज्यादा हीट ब्रेकडाउन होगी। तो उस बंदे का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो जनरली नॉर्मल लोगों से ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। देन जो हमारे थायराइड हार्मोन्स है वो हमारे हार्ट रेट को भी इंक्रीज कराते हैं, जनरली थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज कराता है एंड बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज में भी हेल्प करते हैं हमारे थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, इसलिए जिन बच्चों में बचपन से ही हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उनकी मेंटल एबिलिटीज थोड़ी कम होती है। ठीक है, यहाँ देखते हैं थायरॉक्सिन एक्ट एज एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन। एरिथ्रोपोइटिक, एरिथ्रो माने एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं, होते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन अलोंग विथ कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन एंड एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन माने आरबीसी फॉर्मिंग हार्मोन। ठीक है, आरबीसी का फॉर्मेशन कराते हैं। तो जनरली क्या होता है जब हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा एक्सेस में ब्लड लॉस हो जाता है, किसी का मान लो एक्सीडेंट हो गया है ना, कोई सीवियर इंजरी हो गई जिसके कारण बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया बॉडी से, है ना, तो नॉर्मली तो हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे उससे, तो जो डॉक्टर होंगे वो उसको ब्लड चढ़ा देंगे। ठीक है, बट ब्लड की कमी होने के कारण हमारी बॉडी भी तो इन रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ एक्शन करेगी ना कुछ रिस्पॉन्ड करेगी हमारी बॉडी, है ना। तो जब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है हमारी बॉडी में तो हमारे थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन एंड एरिथ्रोपोइटिन ये आरबीसी फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जनरली
हमारा जो इरिथ्रोपोइसिस होता है वो बोन मैरो में होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेस ब्लड लॉस के समय ये 4 हार्मोन भी इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। इनका नाम आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये आरबीसी फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन जो हमारे थायराइड हार्मोन्स है वो वाटर इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस करने में मेंटेन करवा के रखते हैं। एंड देन दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, है ना, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। एंड देन ये नोट करके एक चीज, जो टायरोसिन इज द प्रिकर्सर ऑफ थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। मतलब जो हमारा थायरोग्लोबुलिन है, जो मैंने आपको भी बताया था, वो हमारे टायरोसिन एमिनो एसिड से बनता है, ठीक है। इसी के साथ हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस हो जाते हैं। वैसे तो थायराइड ग्लैंड के और भी, थायराइड हार्मोन्स के और भी ज्यादा फंक्शंस होते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में थोड़े कम थे, मैंने थोड़े से 2-4 ऐड किए हैं। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फंक्शंस में तो यार इनके बहुत ज्यादा 10-12 फंक्शंस होते हैं, बट इतना सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए तो हम डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म देखते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की कमी होना, है ना, थायरोक्सिन का कम बनना, ठीक है। 3 टाइप की डिजीजेस होती हैं, एक गोइटर, एक क्रेटिनिज्म एंड एक मिक्सिडीमा, ठीक है। सबसे पहले हम गोइटर देखते हैं। गोइटर किस वजह से होता है? ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ठीक है। गोइटर माल न्यूट्रिशन के कारण होता है, मतलब न्यूट्रिशन की कमी होना, है ना, किसी चीज की बॉडी में किसी न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट की कमी होना, उसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। गोइटर हमारा एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट, है ना, मैंने पहले भी बताया था। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जिन लोगों को गोइटर होता है उनकी जो नेक होती है वो ऐसी स्वेलिंग सी हो जाती है, फूल जाती है उनकी नेक, ठीक है, तो वो गोइटर होगा। तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, ठीक है। अब इसका रीजन जान लेते हैं कि आयोडीन की कमी से क्यों हो रहा है। तो इन एब्सेंस ऑफ आयोडीन द थायरोग्लोबुलिन इज अनेबल टू पास थ्रू द फॉलिकल इनटू ब्लड स्ट्रीम व्हिच लीड टू accumulation of thyroglobulin due to which follicles get enlarged, due to which the whole thyroid gland is enlarged, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी समझा चुका है, जब मैंने थायराइड फॉलिकल बना के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आयोडीन एंटर कर रहा था फॉलिकल सेल में, देन थायरोग्लोबुलिन लेके वो बाहर आ रहा था। लेकिन अगर आयोडीन की कमी हो गई तो जो थायरोग्लोबुलिन अंदर फॉलिकल की कैविटी में प्रेजेंट है वो बाहर आ नहीं पाएगा और थायरोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, जिसके कारण जो फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे स्वेल होते जाएंगे, जिसके कारण हमारा थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएगा, ठीक है। देन क्रेटिनिज्म देखते हैं। क्रेटिनिज्म चाइल्डहुड हाइपोथायराइडिज्म होता है, मतलब बच्चों को होता है, ठीक है। सी से सी याद रखे, सी से क्रेटिनिज्म, सी से चाइल्डहुड, ठीक है। अब इसके या तो 2 रीजन होते हैं, या तो जब विमेन प्रेग्नेंट होती है तो अगर विमेन को हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो बच्चों को क्रेटिनिज्म हो सकता है, या तो जब बेबी का डेवलपमेंट होता रहता है उस टाइम अगर बेबी को हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तब भी क्रेटिनिज्म हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। बिकॉज हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीड्स टू डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ बेबी, hypothyroidism during pregnancy leads to defective development of baby leading to stunted growth, है ना, मतलब बच्चा थोड़ा ग्रोथ उसकी उतनी अच्छे से हो नहीं पाती। मैंने आपको थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन बताए थे। अगर थायराइड हार्मोन्स हमारे जनरल बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प कराते हैं, तो यहीं पे अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिसके कारण स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी बच्चे की, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो हमारी मेंटल एबिलिटीज को भी डेवलप करते हैं, ठीक है। तो अगर थायराइड हार्मोन से कम है तो लो इंटेलिजेंस होगा, है ना, और उसके कारण कम हाइपोथायराइडिज्म के कारण बच्चे गूंगे और बहरे भी होते हैं, इसलिए हम उसे डेफ एंड म्यूटिज्म भी कहते हैं। एंड मेंटल रिटार्डेशन वो मैं बता चुका हूँ। एंड उनकी जो स्किन है वो भी थोड़ी एबनॉर्मल टाइप की होती है, ठीक है। तो
तो ये क्रेटिनिज्म हो गया। देन मिक्स इडीमा कह देखते हैं। मिक्स इडीमा, इडीमा जो वर्ड है उससे आप बस इतना याद रखिए अभी, इडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग, फूल जाना, ठीक है, स्वेलिंग हो जाना, ठीक है। इडीमा, इडीमा मीन्स स्वेलिंग। अब इडीमा को मैं और अच्छे से जब सीवियस आप पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा, अभी आप इडीमा का मतलब बस स्वेलिंग से याद रखिए कि फूल जाना, ठीक है। तो मिक्स इडीमा एक एडल्टहुड हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, ठीक है। जब किसी एडल्ट के को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उसे मिक्स इडीमा कहते हैं। और ये मिक्स इडीमा मोस्टली फीमेल्स को होगा, ठीक है, ज्यादातर ये फीमेल्स को होता है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज मान लीजिए 28 या 30 डेज होती है, ठीक है, तो पता चलो वो 40 डेज की हो गई, 50 डेज की हो गई, 100 डेज तक की भी हो सकती है, ठीक है, तो उसे मिक्स्ड इडीमा हो जाएगा। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्रेटिनिज्म एंड डॉर्फिज्म के डिफरेंस बता दूंगा एक बार, ठीक है। चलिए तो अब हम क्रेटिनिज्म एंड डॉर्फिज्म में थोड़े डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि क्रेटिनिज्म हमारे थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर है, लेकिन जो डॉर्फिज्म है वो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब होता क्या है, दोनों में ही हमें स्टंटेड ग्रोथ मिलती है, मतलब बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जो भी बच्चा पर्सन जो भी बोलना है उसकी ग्रोथ वो छोटा सा रहता है ना, स्टंटेड ग्रोथ रहती है उसकी, है ना। क्रेटिनिज्म होता है हाइपोसेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स के कारण, डॉर्फिज्म होता है हाइपोसेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के कारण, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसेक्रीशन के कारण बंदा डॉर्फ रह जाता है, ठीक है। क्रेटिनिज्म में हमें मेंटल रिटार्डेशन प्रेजेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था थायराइड के फंक्शंस में कि थायराइड हार्मोन हमारे डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज में भी काम आता है। तो थायराइड हार्मोन्स की कमी मतलब मेंटल रिटार्डेशन। बट जो डॉर्फिज्म होगा, पिट्यूटरी डॉर्फ होगा जो बंदा, उसके जो मेंटल एबिलिटीज होंगी वो नॉर्मल होंगी एकदम, ठीक है। बस वो शरीर से छोटा हो जाएगा बस, लेकिन उसकी जो मेंटल एबिलिटीज है वो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह होंगी, ठीक है। वैसे ही जो थायराइड फंक्शन जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं। वो मैंने आपको फंक्शंस में बताया नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फंक्शंस में बताने में तो यार ऐसे 10-12 फंक्शन होते हैं। बट आप बस इतना जान लीजिए जो क्रेटिनिज्म है उसके रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी इफेक्टेड होते हैं, बट जो डॉर्फिज्म है उसके रिप्रोडक्टिव फंक्शन सब नॉर्मल रहते हैं, मतलब उसकी पूरी बॉडी नॉर्मल रहेगी, बस वो छोटा रहेगा, ठीक है। बस यही डिफरेंस होते हैं दोनों में। चलिए तो अब हम हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में जानते हैं। उसके पहले जानने के पहले हम एक बार रेगुलेशन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन, है ना। रिलीजिंग हार्मोन में भी कई टाइप्स होते हैं, है ना। जैसे मान लो हमें LH एंड FSH जो गोनाडोट्रॉप्स होते हैं हमारे, उन्हें रिलीज करवाना है, तो हाइपोथैलेमस यहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा, ठीक है। लेकिन हमें अभी TSH रिलीज करवाना है, तो ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में भेजेगा, एंड देन वो उसके सेल्स को बोलेगा कि भैया तुम TSH बनाओ, है ना। देन ये एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे TSH बना लेगी। देन ये जो TSH है ये जाएगा अपने फॉलिकुलर सेल्स के पास, थायराइड फॉलिकल्स में, ठीक है। इन सेल्स को ये बोलेगा कि यार तुम T3 T4 बनाओ हार्मोन्स, ठीक है। देन ये थायरोग्लोबुलिन के साथ आयोडीन कंबाइन होके इसको बाहर निकाल लेगा। देन ये ब्लड स्ट्रीम में हमारे T3 एंड T4 हार्मोन्स पहुंच जाते हैं, ठीक है। देन ऐसे होता रहेगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे T3 एंड T4 ब्लड में बन जाएंगे। फिर क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के थ्रू यार हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां पे भी जाएगा ब्लड, है ना। कहीं ना कहीं से हमारा जो ब्लड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक भी पहुंचेगा, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जब ब्लड जा रहा है तो ब्लड के साथ साथ ये हार्मोन्स भी जा रहे हैं, है ना। तो ये हार्मोन्स वहां पे जाएंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चलेगा कि अच्छा भैया इनका कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को रिलीज करना बंद कर देगा वहीं पे, ठीक है। अब इसी चीज को एक चार्ट से समझते हैं। ये हाइपोथैलेमस ने अपना थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाया, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ने देन TSH बनाया हमारा,
ठीक है, देन टीएसएच जाता है थायराइड ग्लैंड के पास, ठीक है, उसको फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है, एंड देन हमारे T3 T4 हार्मोन्स ब्लड में बन जाते हैं। अगर ब्लड में बहुत ज्यादा हाई लेवल में T3 T4 हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फिर ब्लड के थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, एंड देन उसको इनहिबिट कर देते हैं कि भैया रुक जाओ, हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, अब हमें जरूरत अभी नहीं है, ठीक है, तो अभी तो एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच का रिलीज रोक देता है, इनहिबिट कर देता है उसको, ठीक है। लेकिन अगर बहुत कम लेवल में T3 T4 है तो फिर ये फिर जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को पता चलेगा कि अच्छा इनका लेवल तो बहुत कम है, मतलब हमें T3 T4 को प्रोडक्शन चालू कर देना चाहिए, तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी फिर टीएसएच को रिलीज करेगा, एंड देन हमारे T3 एंड T4 हार्मोन्स प्रोड्यूस होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, पहली ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज को हम एक्सोथैलेमिक गॉइटर भी कहते हैं। एक्सो माने बाहर, ऑप्थैल्मिक माने आई, है ना, एक्सो माने बाहर, ऑप्थैल्मिक माने आई, है ना। इस डिजीज का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो उसका वो होता है प्रोट्रूडिंग आई बॉल, है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको एक्सो ऑप्थैल्मिक, मतलब बाहर की तरफ आई, आंखें बाहर की तरफ निकल आना, है ना। बाहर की तरफ का ये मतलब नहीं कि आंखें बाहर ऐसे बाहर निकल आना हाथ में पकड़ ली, ठीक है, बाहर की तरफ निकल आना मतलब जो हम कभी कभी हॉरर मूवीज में देखते हैं, जो भूत वगैरह रहते हैं उनकी आंख ऐसी हो जाती है ना, और स्माइल करते हैं, एकदम ऐसी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है ऐसी टाइप की, तो उसे हम कहते हैं प्रोट्रूडिंग आईज, और इसलिए हम ग्रेव्स डिजीज को कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ठीक है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब इसमें क्या होता है, द एंटीबॉडी मिमिक द एक्शन ऑफ TSH and unwantedly stimulate the thyroid gland to produce more level of T3 and T4। तो क्या होता है, ये मान लो हमारा थायराइड फॉलिकल है ना, ये सेल्स है, तो क्या होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये कुछ एंटीबॉडीज बना देता है ना, ये एंटीबॉडीज इन सेल से आके ऐसे जुड़ जाती हैं, एंड देन दे मिमिक द एक्शन ऑफ TSH, है ना, TSH की तरह ये एंटीबॉडी TSH का एक्शन करने लगती हैं, ठीक है, जिसके कारण ये कंटिन्यूसली हमारे जो फॉलिकुलर सेल्स है उनको कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करती रहेंगी, है ना, कि तुम और T3 T4 बनाओ 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 बनाओ, है ना। हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसका कोई रोल नहीं है इसमें, है ना, उसने तो TSH बनाना बंद कर दिया क्योंकि यार T3 T4 का लेवल बहुत बढ़ गया था, लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ने कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बना दी है जो आके इस फॉलिकल से आके जुड़ गई है, एंड देन वो उसको स्टिमुलेट करती जा रही है कंटिन्यूसली, ठीक है, इसलिए हमारा T3 T4 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हाइपरथायरॉयडिज्म होता है ना। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हाइपरथायरॉयडिज्म में BMR बढ़ जाएगा, है ना, प्रोट्रूडिंग आईबॉल, है ना, आंखें ऐसे बाहर की तरफ निकल आएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, है ना, वेट लॉस हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होता है, ठीक है, एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। गॉइटर जितना एनलार्जमेंट नहीं होता, गॉइटर में तो पूरे ऐसे नेक की पूरी स्वेलिंग हो जाती है, इसमें मतलब जो नॉर्मल साइज है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म कब होता है, अगर हमें कैंसर हो गया हो थायराइड ग्लैंड का। कैंसर मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, है ना, जो थायराइड के जो सेल्स होते हैं उनका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है ना, जिसके कारण हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। या तो अगर कोई नोड्यूल डेवलपमेंट हो जाए थायराइड ग्लैंड में तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा थायराइड ग्लैंड खत्म होता है।